Good morning students, welcome to grade 9th English. ग्रेड 9th में हमने लास्ट टाइम एक लिटिल गर्ल की स्टोरी पढ़ी थी और अब हम चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में जो अपना स्कल होता है, आपने उसके बारे में कहीं सुना होगा कि जो हमारा ब्रेन है ना, जो ब्रेन है उसका कुछ वेट होता है, पर्टिकुलर वेट होता है कि हर जिसका जो ब्रेन होता है कि वो उतने ग्राम्स का होता है ना। लेकिन पूरी दुनिया में एक बंदा है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है उसका? एल्बर्ट आइंस्टीन। ये कौन है? आपने सुना होगा कि ये एक फेमस साइंटिस्ट हैं। कौन है? एक फेमस साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। इनका जो ब्रेन था वो एक्सेप्शनल केस है, मतलब इनके ब्रेन का जो वेट था वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में डिफरेंट है ना। तो इनकी ये स्पेशलिटी भी थी, इसीलिए शायद इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रखा गया होगा। ये मेरा हिसाब है, मैंने अपने हिसाब से इस चैप्टर को ऐसे स्टार्ट किया है ना। सो हियर इज द स्टोरी, इट इज़ द रियल स्टोरी। ये उनकी लाइफ की स्टोरी है, किनकी? एल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी है ना। तो वो उनका बर्थ ऑफ डेट है 14th ऑफ मार्च। कब पैदा हुए हैं वो? 14th ऑफ मार्च 1879। 14th ऑफ मार्च 1879 को ये पैदा हुए थे, मतलब इनका बॉर्न डेट है, इनका बर्थडे इस दिन आता था 14th ऑफ मार्च 1879। ही इज़ अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, है ना, अ वेरी वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज एज, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो चलिए अपन इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। इनके बारे में मैं आपको और भी कुछ बता देती हूँ, जैसे कि बाकी जो बच्चे जब होते हैं भाई, तो उनके पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि भाई मेरा बच्चा क्या बनेगा, बड़ा होगा तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो सिमिलरली इनके भी जो पेरेंट्स थे, एल्बर्ट आइंस्टीन के जो पेरेंट्स थे, उनको भी इस बात की चिंता थी कि भाई मेरा बच्चा बड़ा होके कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो उनके चाइल्डहुड की बात है, कम से कम वो 2.5 साल के हो गए तब तक के वो कुछ बोलते नहीं थे, तब तक के वो कुछ बोलते, उनको बोलना नहीं आता था, मतलब उन्होंने बोलना नहीं सीखा था जब तक के वो 2.5, है ना, मतलब 2.5 साल के हो गए थे, जब तक के 2.6 सॉरी, है ना, एज के हो गए तब तक के वो नहीं बोलते थे। अच्छा, जब वो बोलना भी सीखे तो वो अटक अटक के रिपीट ऐसा करते थे अपने वर्ड्स को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, है ना। चलिए, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14th 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ अल्मा, है ना। तो ये जो है कहाँ के थे? जर्मनी के हैं। जर्मनी में एक सिटी है उल्मा, उसका जो नाम है अल्मा, अल्म सिटी थी, वहाँ के हैं ये, जर्मनी स्पेशली। ही हैड ए लार्ज हेड एंड हिज मदर थॉट दैट ही वॉज अ फीक, मतलब वही, मतलब वो बार बार जो है वो वर्ड्स को रिपीट करते थे। ही वॉज ए लेट टॉकर, अभी मैंने आपको बताया। ही कुड नेवर एडजस्ट विथ हिज प्लेमेट हु यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, है ना। तो ये क्या, थोड़े मतलब हर चीज़ के साथ में एडजस्ट नहीं होते थे। कोई रहता है ना बहुत शाय रहता है, बहुत कम बोलने वाला रहता है, तो इनका जो कैरेक्टर है वो इसी टाइप का है कि ये इनकी मतलब हर किसी के साथ में बनती नहीं थी, और इसीलिए इनके फ्रेंड्स इनको क्या बोलते हैं? ब्रदर बोरिंग। क्या बोलते थे उनको? ब्रदर बोरिंग बोलते थे। एल्बर्ट हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैकेनिकल टॉयज, और इनको स्टार्टिंग से, कई बच्चों को आप देखते होंगे कोई भी टॉय वॉय मिलता है तो उसको खोल खाल के बाकायदा सारे पार्ट्स की जानकारी ले लेते हैं। तो वैसे ही एल्बर्ट आइंस्टीन थे जिनको मैकेनिकली कोई भी चीज़ काम करने में, मैकेनिकल टॉयज़ में बहुत इंटरेस्ट था, है ना। ही लव्ड प्लेइंग वायलिन, उनको वायलिन बजाना बहुत पसंद था। ही वेंट टू अ स्कूल इन मोनिच
ही वॉज गुड एट स्टडीज़ बट ही फेल्ट सोफिस्टिकेटेड देयर, है ना, मतलब उनको पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छा लगता था, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जिस स्कूल में जाते थे उनको वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं था, मतलब वहाँ के टीचर्स और जो स्कूल का इन्वायरमेंट था वो उनको पसंद नहीं आता था, ठीक है। So his headmaster believed that he would never succeed in his life. और उनके हेडमास्टर को हमेशा ये लगता था कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन हैं भले वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो ट्यूनिंग थी उनके टीचर्स के साथ में दैट इज़ नॉट दैट मच गुड, कि वो इतना शाय नेचर के थे, तो उनका जो विजन था वो इतना क्लियर नहीं था। तो हेडमास्टर ये सोचते थे उनके बारे में कि ही विल नॉट गेट सक्सेस ईजिली इन हिज लाइफ, कि उनको आसानी से सक्सेस नहीं मिलेगी उनकी लाइफ में। किसे? एल्बर्ट आइंस्टीन को, मतलब उनके जो हेडमास्टर थे वो ऐसा बोलते थे। एल्बर्ट वांटेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज़ोरिक वेयर द सिस्टम वॉज नॉट सो लिबरल, ना, जब वो एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे जहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत मतलब सिस्टम बोलना चाहिए, लिबरल बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो चीज़ नहीं होती हम उसको लिबरल कहते हैं, तो वो उस यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ना चाहते थे। ही वेंट देयर, वो वहाँ गए भी पढ़ने के लिए, एंड शोड मोर इंटरेस्ट इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, और फिर उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने फिज़िक्स में और मैथ्स में अपना इंटरेस्ट शो किया। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट माइलेवा, है ना, माइलेवा करके एक गर्ल थी, उनसे उनकी दोस्ती हुई, वो भी उनके जैसी ही थी, इसलिए उनकी ट्यूनिंग मिलती थी। वो कोई भी मतलब इतनी आसानी से अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते थे एल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन उन्होंने उनको माइलेवा को अपनी फ्रेंड बनाया था जो कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। लेटर ऑन ही मैरिड माइलेवा, और बाद में उनकी शादी भी हुई। किनसे? उन्होंने उनसे शादी भी करी। किससे? माइलेवा से, MILEVA, माइलेवा, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? माइल्वा। Albert Einstein and Maelva had 2 sons, but their marriage failed in 1919. अब एल्बर्ट और माइलेवा का मैरिज भी हुआ, वो आगे मैरिज भी करते हैं, बट उनके बच्चे भी होते हैं, उनको 2 सन्स भी होते हैं, लेकिन 1919 में उनका ब्रेकअप हो जाता है, मतलब वो डिवोर्स ले लेते हैं, उनकी शादी टूट जाती है, ठीक है। एल्बर्ट वर्क एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस, वहीं के ऑफिस में, किसी ऑफिस में, यूनिवर्सिटी किसी पेटेंट ऑफिस में, वहाँ पे एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट की वो सर्विस करते हैं, मतलब काम ज्वाइन करते हैं। ही कंटिन्यूड वर्किंग सीक्रेटली ऑन हिज आइडियाज़ ऑन द रिलेटिविटी। अब यहाँ पे आ जाती है एक साइंटिफिकल टर्म है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं उसको? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये एक साइंटिफिकल टर्म है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस पे इन्होंने बहुत स्टडी किया, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया है। तो मतलब वहाँ पे एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट का भी काम करते थे, और इस थ्योरी पे भी ये सीक्रेटली अपना दूसरा, मतलब मुझे बोलते हैं ना अपने घर पे जाकर के बाद में देर रात तक के काम करना, तो वो इस थ्योरी पे वर्क कर रहे थे, कि वो बता रहे थे कि ये जो थ्योरी होती है वो क्या है, कि किस टाइप से है, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी करी, और फिर बाद में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी। जैसे बाकी भी थ्योरीज होती हैं, आपने सुना होगा, है ना, हाइपोथेटिकल थ्योरी होती है ना, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनके बारे में आज भी अपन साइंस में पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे इनका वर्क उसके साथ साथ में चल रहा था। इन 1905 में ही पब्लिश्ड अ पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये कब पब्लिश हुई? 1905 में, ठीक है, 1905 में इसको पब्लिश किया गया। He published a paper on the special theory of the relativity in 1915. अब 19 इसके 10 साल बाद में, in 1915
He published his general theory of relativity and became famous. और फिर पहले तो इसको एक पेपर में उन्होंने किया, लेकिन बाद में उस पर और उसको प्रूफ करके इन्होंने उसको साइंटिफिकली प्रूफ भी किया कि लोगों को अगर अपन कोई चीज़ आज बोल रहे हैं तो एक बार तो अपन ने उसको जनरली पब्लिश्ड कर दी, लेकिन फिर लोग फिर क्या बोलते हैं कि चलो आपने ये बोला है तो चलो इसको प्रूव्ड भी करके दिखाए। तो फिर 1915 में ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड बिकम फेमस, और वो उसके बाद में 1915 में पूरी दुनिया में फेमस हो गए। इन 1933 आइंस्टीन माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। 1900 कब बोला मैंने, 1933 में वो जर्मनी छोड़ के कहाँ आ गए, यूनाइटेड स्टेट्स आ गए। कहाँ आ गए, यूनाइटेड स्टेट्स आ गए। 5 years later द जर्मन साइंटिस्ट इन बर्लिन डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहीं पे 5 साल पहले उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन को डिस्कवर कर लिया था। आपने सुना होगा नागासाकी और हिरोशिमा में जो बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे, है ना, हाइड्रोजन जो एटम बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे, तो वो जो बॉम्ब थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। कौन से बॉम्ब थे, न्यूक्लियर बॉम्ब थे। तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यहाँ पे ऐसे हम साइंटिफिकल टर्म्स में न्यूक्लियर फ्यूजन का एक रिएक्शन, एक चेन होता है वो जो उसमें चलता है। तो ये चीज़ 1933 के 5 साल पहले डिस्कवर हो चुकी थी, मतलब लोगों ने उसका डिस्कवर कर लिया था। द साइंटिस्ट इन अमेरिका, जो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, वर ग्रेटली डिस्टर्ब्ड, और इससे जो साइंटिस्ट थे, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके आ जाने के बाद में, मतलब इसको डिस्कवर कर लेने के बाद में जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, है ना। क्यों हो गए थे ये देखते हैं। Albert wrote a letter to the president to apprise him of the extent of the destruction the atom bomb could caused। और फिर यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टीन हैं वो एक लेटर लिखते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को। किसके प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिख करके बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मतलब ये जो डिस्कवर किया गया है वो बहुत ही, मतलब उससे बहुत ज़्यादा वो खतरनाक है, इट इज़ वेरी डेंजरस टू, तो आप इस पे कोई ना कोई एक्शन लीजिए। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब्स हैं, ये मतलब बहुत कुछ डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तबाही लगा सकते हैं। हिज लेटर वॉज टेकन वेरी सीरियसली बाय द प्रेसिडेंट, और जो लेटर उन्होंने लिखा था प्रेसिडेंट को, जब प्रेसिडेंट ने उस लेटर को पढ़ा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वाकई में ये जो एल्बर्ट आइंस्टीन खुद एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, जो इन्होंने कहा है वो बहुत ही सही कहा है। उनको बहुत सीरियस लिया गया उसके लेटर को। द एटमाइजेशन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945 शॉक्ड एल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन जब आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर सुना होगा 1945 में, उस वक्त तो उनका भाई बहुत सीरियसली लिया गया, लेकिन 1945 में जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ पे ड्रॉप किए गए, हिरोशिमा जापान, हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप किए गए, तो उसका जो डिस्ट्रक्शन था वो उससे मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो गए कि we are the scientists, we know all the things what can happen with these nuclear bombs then too, कि मतलब उनको मालूम हो गया, उनको एक गिल्टी फील हो रही थी अंदर ही अंदर में कि भाई मैं एक इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है। उसके बाद में भी लोगों के साथ में 1945 में जब वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे वो इसमें नहीं बताया गया है, मैं आपको बताती हूँ। 1945 में जो वो बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे, उस न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ड्रॉप होने के कई तकरीबन 2 डिकेड्स तक, है ना, 2 डिकेड्स तक वहाँ पे जो आने वाली जनरेशन है वो डिसेबल, मतलब वो अपंग टाइप की पैदा होती थी, मतलब बच्चे कंप्लीट नहीं होते थे। वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका था कि लोग तो पहले ही, मतलब वो बॉम्ब फटने से इतने लोग तो मर ही चुके थे। उसके बाद में भी उसका एवर लास्टिंग बोलना चाहिए उसका इफ़ेक्ट था कि फिर जापान की जो पूरी आर्मी थी वो सब कुछ बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन
वहाँ पर फिर उन्होंने ये कंपल्शन किया कि हर एक घर से, मतलब बच्चे अपंग पैदा होने लगे थे। आप सोचें कि हवा में किस टाइप का, मतलब वो जो न्यूक्लियर जर्म्स होंगे उसमें से जो रेज निकली होंगी उस बॉम्ब में से, या जो भी था उस बॉम्ब के अंदर में जो न्यूक्लियर रेज निकलती हैं, उसमें रेज होती हैं, बीम्स होती हैं, तो वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि वहाँ पे जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर भी इतना बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा था। मतलब जो लोग मर गए वो तो मर गए उसी समय, लेकिन उसके बाद में आने वाले भी, उन पे भी उस जगह का, मतलब उस बॉम्ब का असर था, इतने डिस्ट्रक्टिव थे वो बॉम्ब्स। तो इस बात की एक गिल्ट थी किसको, एल्बर्ट आइंस्टीन को। ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द डिस्ट्रक्शन, वो पूरे डिस्टर्ब हो गए थे इस बॉम्ब के ड्रॉप होने से। एंड माइंडलेस यूज़ ऑफ साइंस, कि साइंस ने आज एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद में कि दिमाग काम करना बंद कर दे, तो माइंडलेस यूज़ ऑफ द साइंस। ही रोट अगेन वन लेटर to the United Nations and suggested the formation of the world government, but his letter had no effect. अब उन्होंने ये वापस से एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करता है वो, तो यूनाइटेड नेशंस को एक नेक्स्ट लेटर लिखा गया कि भाई इस टाइप का जो ये जो बॉम्ब्स वगैरह हैं उनके फॉर्मेशन के लिए भी क्या की जाए, एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म की जाए कि इस टाइप के जब भी कोई बॉम्ब्स बने तो वो सबको मालूम होना चाहिए, जो भी कंट्री बना रही है सबको पता होना चाहिए उसके बारे में क्या हो रहा है क्या, ताकि इस टाइप के डिस्ट्रक्टिव चीज़ें न बनी जाए। लेकिन उनके इस लेटर को इतना सीरियसली नहीं लिया गया, है ना, वहाँ पे उसका इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना पहले वाले का हुआ था। ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स, और फिर बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, और वर्ल्ड पीस के लिए, मतलब वर्ल्ड में शांति के लिए और डेमोक्रेसी में वो साथ दे। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था बाद में, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955, और वो 1955 में उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। कितने साल के थे वो उस वक्त? 76 एज के थे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये सारी स्टोरी है। गो थ्रू द टेक्स्ट सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।